सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और गाइस आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो नीट एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लगने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है उसका आप मान के चलो 60% पोर्शन आपको ऐसे क्लिक कर जाएगा। यानी नीट में आप इस मैकेनिज्म को समझने के बाद शायद 12 से 16 मार्क्स ला सकते हो। तो यह मैकेनिज्म है SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। तो गाइस सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज्म को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है SN2 मैकेनिज्म? गाइस SN2 में N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से टाइप की? बायमॉलिक्यूलर टाइप की। देखो यहां पर जो 2 है, इस 2 का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर टाइप। बायमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली रिएक्शन है। ये क्या करती है? ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट डिपेंड करेगा ऑन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट। सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट। जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं उन दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर ही ये डिपेंड करने वाला है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? अब चलो देखते हैं कि रिएक्शन कैसे काम करती है। तो गाइस इमेजिन करना कि हमारे पास में एक कार्बन है और इस कार्बन से एक लेट्स इमेजिन क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इधर कोई भी एक रैंडम सा अल्काइल ग्रुप है जिसे मैंने R बोल दिया है और यहां पर आपका एक क्लोरीन है। अब गाइस होता क्या है कि ये जो कार्बन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो क्लोरीन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इस वजह से क्लोरीन हो जाता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव। अब जब इन्वायरमेंट में इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझे? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज एंड फिलिक मतलब लविंग। तो एक ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। तो अब जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये सामने से जब अटैक करने की कोशिश करेगा तो इधर से ये क्लोरीन आ जाएगा और आप सभी लोग जानते हो कि क्लोरीन जो कि खुद पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इसके सामने आकर इसको रिपेल करके इस रिएक्शन को रोक देगा। ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसको बोलेंगे ओरिएंटेशन बैरियर। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग यहां पर बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे कि हम इस न्यूक्लियोफाइल को बोलेंगे भाई तू कटप्पा ने जैसे बाहुबली को पीछे से तलवार मारी थी, पीछे से इसके जाकर घुस जा। तो अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे पीछे से जाकर घुस जाएगा इस कार्बन से, बाकी के जो R और H ऐसे लग जाएंगे और क्लोरीन यहां आ जाएगा। यह है कार्बन की पेंटावेलेंट स्टेट। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जब आपके कार्बन से आप लोगों को 5 बॉन्ड कनेक्टेड दिखाई दे। इनफैक्ट ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये आपको इस तरीके से पार्शियल नजर आएंगे और आप सभी लोग जानते हो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है और तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप पलक झपकोगे उसके पहले ही यहां पर आप लोगों का प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट आप इस R को H ले लो ताकि मैं आगे जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपको और इजी वे में समझ में आए। ये बन जाएगा आपका नया प्रोडक्ट और आपका जो Cl नेगेटिव है वो अब न्यूक्लियोफाइल बनके बाहर हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन काम करती है। अब आपने देखा कि सर ये पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में ही हो गई, क्योंकि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि पलक झपकते ही टूट जाता है। तो याद रखना ये वाली केमिकल रिएक्शन हमेशा सिंगल स्टेप में होगी। और एक बात ध्यान रखना, इस वाली केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यू विल ऑब्जर्व इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सब यहां पर देखेंगे कि जब आपके पास में रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट के अंदर प्रोडक्ट इज ऑन द राइट साइड, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल आ गया, दिस न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो रिएक्टेंट में आपका न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द राइट साइड एंड प्रोडक्ट में आपका न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द लेफ्ट साइड। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। ये कुछ ऐसा है कि बारिश में हम छाता लेके निकले और जो छाता है वो तेज आवाज से बूइंग ऐसा ऊपर खुल गया, तो क्या हुआ? इन्वर्जन हो गया। जो छाते का अंदर वाला पार्ट था वो बाहर चला गया और जो बाहर वाला पार्ट था वो अंदर आ गया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको इस तरीके से इन्वर्जन देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम लोगों के सामने एक और सवाल आता है कि सर हमारे पास में जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक कार्बन है और उससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। लेट्स से अभी तो अपन क्लोरीन मान लेते हैं। तो यार ये मेरा जो कंपाउंड है ये मिथाइल टाइप का है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास में कार्बन है और लेट्स से इससे क्लोरीन कनेक्टेड है, इसके पास में एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। इस तरीके के कंपाउंड को अपन प्राइमरी बोलते हैं। फिर आपके पास में कार्बन है, उससे एक क्लोरीन अटैच्ड है और लेट्स इमेजिन इसके पास में एक नहीं बल्कि 2 अल्काइल ग्रुप है और केवल एक हाइड्रोजन है, तो ऐसो को हम सेकेंडरी बोलते हैं। और जब आपका कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उसके पास में एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अल्काइल ग्रुप हो और कोई हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसे को अपन टर्शरी बोलते हैं। अब हमें यह देखना है कि जो आपकी SN2 मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म कौन सा कंपाउंड ज्यादा शो करेगा। तो देखो बेटा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है। तो क्योंकि इस कार्बन के पीछे 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बहुत पिद्दू पिद्दू से होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से बहुत बढ़िया तरीके से अटैक करेगा। इसलिए जो मिथाइल कंपाउंड होते हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। लेकिन आप अगर यहां पर ऑब्जर्व करो तो आपका न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कि क्या मैं आप पर अटैक करूं, तो सामने से तो क्लोरीन मना कर देगा। फिर यहां पर एक अल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप को मैं बल्की ग्रुप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्काइल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और कार्बन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो इस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा हाई होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल को घुसने की जगह ही नहीं देता है। ये न्यूक्लियोफाइल को पीछे से घुसने की जगह ही नहीं देता। इसलिए टर्शरी वाले सबसे पुअर रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। इनफैक्ट 0% करते ही नहीं है, ना सेकेंडरी वाले करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी वाले के अंदर भी बहुत अच्छा खासा यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो अगर आपसे अब कभी सवाल आए कि वो कौन से कंपाउंड हैं जो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, तो आप सबसे पहले सर्च करोगे मिथाइल, और अगर मिथाइल नहीं तो आप सर्च करोगे प्राइमरी। अगर ये 2 हैं तो बढ़िया, अगर ये 2 नहीं है तो घटिया, भाड़ में जाओ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में कोई अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड में हमेशा ध्यान रखना कि आपके R से अल्काइल ग्रुप से अगर आयोडीन जुड़ा है तो ये SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपके आयोडीन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड कमजोर होता है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो ये जल्दी टूट जाएगा।
फिर उसके बाद में आएगा आपका RBr, क्योंकि आयोडीन के बाद ब्रोमीन का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर आता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज और छोटा हो जाता है। और फिर आता है फ्लोरीन, जो कि नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, तो वो आपके कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बहुत मजबूत बॉन्ड बना देता है, जिसे कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं तोड़ सकता। तो यह है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म आपके अल्काइल हैलाइड्स का। क्या ये बात समझ में आई? तो अब इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं हमारे SN1 मैकेनिज्म को। तो गाइज अब तो आपको नाम समझ में आई गया होगा। SN1 में N इज न्यूक्लियोफिलिक, S इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर 1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर टाइप। यूनिमॉलिक्यूलर टाइप, तो यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होगा कि यहां पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, योर रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली विल डिपेंड अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट। ये केवल और केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। दैट इज इट विल नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल। यानी जो आपका जो दूसरा रिएक्टेंट होगा, जैसे अगर आपने अल्काइल हैलाइड लिया तो ये अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, अल्कोहल लिया तो अल्कोहल पर डिपेंड करेगा, अमाइंस लिया तो अमाइंस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये केमिकल रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में काम करेगी। ये केमिकल रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में काम करेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी चूक कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी यहां पर चूक कर देते हैं, और वो चूक ये हो जाती है कि यहां पर आप लोगों को प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ता है, वो बच्चे भूल जाते हैं और केमिकल रिएक्शन में कर देते हैं गड़बड़ी। अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लोगे तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन कभी काम ही नहीं करेगी। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो कि यहां पर प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि आपके अल्कोहल्स, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या जैसे आपका वाटर। क्या यह बात समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई? कोई प्रॉब्लम इतने के अंदर? क्या आपको इतने के अंदर कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये रिएक्शन कैसे काम करेगी? अब ये रिएक्शन कैसे काम करेगी देखो। तो सबसे पहले अपन इमेजिन करते हैं कि अपने पास में कार्बन है, कार्बन से एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, और इसके पास में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है। अब सबसे पहले क्योंकि आपने यहां पर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है जिससे प्रोटॉन निकल रहा है, वो प्रोटॉन इस ब्रोमीन को ललचाएगा। क्योंकि आप सभी लोग ये बात समझो ना कि यहां पर ब्रोमीन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के खुद को पार्शियल नेगेटिव कर रखा है, और कार्बन चलो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, वो तो अपन बात की बात है, पर अभी ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है और ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे ये इस प्रोटॉन को देखेगा, इस प्रोटॉन को बोलेगा ले 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 मेरा बच्चा, आ जा मेरे पास। अब ये ब्रोमीन इस प्रोटॉन को पकड़ने के चक्कर में इस कार्बन की लगा देगा वाट। क्यों? क्योंकि अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर ये निकल जाएगा, तो बेचारे कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप और ये 3 अल्काइल ग्रुप यहां पर आ गए। अब आप देखो यहां पर ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो होगी, दिस प्रोसेस इज नॉट फास्ट। अब यहां पर आप इस बात को समझो कि यहां पर इस पर्टिकुलर फेज में हमारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां वाले केस में अब हमारे कार्बन की ज्योमेट्री हो गई sp2 और अब इसका शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है बात समझ में आई? दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आपका ये जो कार्बन है जिसके पास में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है, अब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, मेरे गुलजारी लालो,
ये न्यूक्लियोफाइल इसके यहां से भी अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके यहां से भी अटैक कर सकता है। सो देयरफॉर आपको यहां पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता हुआ भी दिखाई देगा। और जब आप लोगों को इस तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा जिसमें स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द राइट साइड बट नाउ न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द लेफ्ट साइड, हम बोलेंगे कि यहां पर प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्जन के थ्रू आया है। लेकिन जब आपका न्यूक्लियोफाइल सामने से ही अटैक कर जाएगा तब क्या होगा, तब आपके कार्बन के सामने न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से आएगा और ये आपको प्रोडक्ट बनाकर दे देगा। और यहां पर क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल इज अगेन ऑन द राइट साइड, यहां भी न्यूक्लियोफाइल स्टार्टिंग में राइट साइड था, हम बोलेंगे रिएक्शन ने रिटेंशन, RETENTION, रिटेंशन यहां पर शो किया। क्या शो किया मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर रिटेंशन शो किया। इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? क्या यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके कार्बन के पास में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं तो ये 3 अल्काइल ग्रुप इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर। ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा कार्बन की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इस कार्बन को बोलेंगे कि भैया आप पॉजिटिवली चार्ज हो गए, चिंता मत करो, हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, थोड़ी सी देर तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, अरे रो मत, थोड़ा सा तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये तीनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर हल्का हल्का ट्रांसफर करके इसकी पॉजिटिविटी को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे एनवायरमेंट में ये वाला कैटायन बहुत देर तक टिकेगा। सो बिकॉज टर्शरी कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, SN1 मैकेनिज्म जो है ये सबसे ज्यादा शो करेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर और एक अल्काइल ग्रुप इधर, तो सेकेंडरी वाला नेक्स्ट लेवल पर आएगा। देन प्राइमरी वाला तो बहुत कम शो करेगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन के पास में 2 हाइड्रोजन है, केवल एक ही अल्काइल ग्रुप है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो इतना नहीं कर पाएगा। और बेचारा मिथाइल वाला तो सोच भी नहीं सकता ये वाली केमिकल रिएक्शन देने के लिए। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो उल्टी हो गई फॉर SN1। लेकिन SN1 मैकेनिज्म की भी अगर मैं बात करूं तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर आपका अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड तो सबसे कम रिएक्टिविटी शो करेंगे। वही सेम रीजन जो मैंने यहां पर आपको बताया। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट, कोई परेशानी इसके अंदर? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, मान लो कि आपके पास में एक अलाइलिक कार्बन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब ये कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि भैया इस कार्बन को गौर से देखो, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और पीछे ये एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये पक्का SN2 शो करेगा। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर खेल कैटायन की स्टेबिलिटी का होगा कि आपका कैटायन कितना स्टेबल है। तो यहां पर आप देखो, क्योंकि ये जो आपका अलाइलिक वाला कंपाउंड है, इस अलाइलिक वाले कंपाउंड में ये कार्बन तो sp3 था और ये कार्बन sp2 था। तो अब यहां पर केस समझो, यहां पर रेजोनेंस होने लगेगा। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब अगले केस में ये CH2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये जो कैटायन है इट बिकम्स स्टेबल, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल हो गया, ये कैटायन स्टेबल हो गया। दिस कैटायन बिकम्स स्टेबल और इस वजह से ये जो है ये SN2 ना शो करते हुए ये SN1 शो करेगा।
सेम सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास में एक बेंजाइलिक कार्बन आ जाइए, तो फिर आप मेरे से बोलोगे कि सर यहां पर तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और क्योंकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन प्राइमरी है, ये ऊपर वाले जैसा, तो सर क्या ये SN2 शो करेगा? नहीं, यहां पर भी समझ गए, यहां पर भी इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए रिंग जो है वो रेजोनेंस करने लगेगी। ये देखो, फिर अगली बार इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये हो जाएगा। इनफैक्ट यहां पर तो बहुत जोरदार तरीके से रेजोनेंस चल रहा है, देख रहे हो? देख रहा है विनोद देख रहा है कितना जोरदार रेजोनेंस चल रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो कंपाउंड है ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन शो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी शो कर रहा है। 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, यहां तो 2 थे, यहां तो 1 2 3 4 5 है। सो इट इज अ वेरी स्टेबल। सो अगेन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस the carbocation is very stable, it is very stable, therefore it will show again SN1 mechanism। समझ में आ गई मेरे बच्चों? क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि SN2 मैकेनिज्म सबसे अच्छे से कौन शो करेगा। सो देखो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों के अंदर हेलोजन यही वाले कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन इसमें भी प्राइमरी, ये वाला कार्बन इसमें भी प्राइमरी, बस ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है, तो आयोडीन बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो आप इसके साथ जाओगे। यहां वाले केस में ये वाला जो कार्बन है इसके इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, दैट मीन्स कि ये कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन हो गया। लेकिन यहां पर आपका जो क्लोरीन है ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है जो क्लियरली प्राइमरी कार्बन है, तो ये वाला SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इन दोनों में से SN1 कौन बेहतर तरीके से शो करेगा। सो देखो, ये वाला कार्बन, इसके इधर भी एक अल्काइल, इधर भी एक अल्काइल, इधर भी एक अल्काइल, तो ये वाला कार्बन टेक्निकली टर्शरी हो गया। लेकिन इसमें ये जो कार्बन है इसके इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, और बाकी एक जो वैलेंसी होगी वो तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करी होगी, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। तो यहां पर ये SN1 बेहतर तरीके से शो करेगा। यहां पर ये वाला जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन प्राइमरी है, लेकिन यहां पर ये वाले कार्बन पर इधर भी एक CH2, इधर एक CH3, तो ये कार्बन हो गया आपका सेकेंडरी, तो कंपेयर बेटरली वो SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और ध्यान रखेंगे कि जो आपका SN1 मैकेनिज्म है इसमें आपको प्रोडक्ट के अंदर इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? इनैंशियोमर्स। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इनैंशियोमर्स, और वी कैन से रेसेमिक मिक्सचर यानी कंपाउंड्स जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग हो, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, एक लीवो रोटेटरी हो, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो SN1 मैकेनिज्म में रेसेमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन SN2 के अंदर नहीं। तो ये कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जिसके अंदर मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक्स है वो लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हasta la vista।